आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा। सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, हो गया। संसदीय कार्य मंत्री भी कुछ बोल रहे हैं। ये लगातार 2-3 दिनों से जब भी प्रश्नकाल का समय होता है, विपक्ष के दल के माननीय सदस्य बेल पर आकर जनमुद्दा की जो है समस्या जो है उसको उठाने के काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि कल जिस तरह सीपी सिंह जी ने बन्ना गुप्ता के ऊपर हमारे जो मंत्री है कटाक्ष किया है, मुझे लगता है कि सदन में उनको खेद प्रकट करनी चाहिए। इतना करना चाहिए। अभी माननीय सदस्य सदन में नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी। हो गया माननीय सदस्य, चलिए आसन में चलिए। अच्छा चलिए आसन पर। भानु जी आप समझ रहे हैं आसन का मजबूरी, आप समझ रहे हैं भानु जी। आ गया आपका मैसेज तो आ गया, आप क्या चाहते हैं विषय तो आ गया। ठीक। माननीय सदस्य लोबिन हेम्ब्रम जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, ओझा जी थोड़ा सदन को व्यवस्थित होने दीजिए, व्यवस्थित होने दीजिए बच्चे। अच्छा थोड़ा देर तो बचिए, हमारे आसन का भी तो बात रखिए, प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आसन का जी, प्रश्न का उत्तर महोदय। अनु जी थोड़ा आसन का अनुरोध को स्वीकार करिए। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है महोदय, यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा क्वेश्चन कि सीएनटी एसपीटी एक्ट के धारा 49 के तहत अनुसूचित जनजाति की जमीन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की जमीन हस्तांतरित किया गया है। महोदय जवाब में आया है प्रश्न स्पष्ट नहीं है और स्वीकारात्मक है। महोदय हम संतुष्ट नहीं है इस जवाब से, और प्रश्न स्पष्ट नहीं है मतलब इसका क्या मतलब? हमारा स्पष्ट है कि यहाँ सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट जब लागू है, और महोदय यही सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के चलते आज झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की जमीन बची हुई है। अभी महोदय मूली गाजर के तरह यहाँ जमीन बिक रहा है, हस्तांतरित हो रहा है, और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर दिन दहाड़े आज जमीन हस्तांतरित हो रहा है। महोदय हमको चाहिए, और ये जवाब ये प्रश्न का उत्तर कौन बनाया? ये प्रश्न का उत्तर कौन बनाया? इतना गोल मटल जवाब श्रद्धांजलि मंगला करना माननीय सदस्य और सरकार की मान्यता हो रही है। इसमें जवाब सुन लीजिए। जवाब महोदय जी, माननीय सदस्य थोड़ा सदन को व्यवस्थित करिए, थोड़ा कुछ देर तक चलने दीजिए, कुछ समय के लिए चलने दीजिए। ओझा जी, भानु जी कुछ देर तक के लिए चलने दीजिए। ठीक है, आप जो संदेश देना चाहते हैं वो सरकार के संज्ञान में भी गया और संदेश भी चला गया। अब कुछ देर तक काम करने दीजिए। माननीय सदस्य सदन आहूत करने में प्रति घंटा क्या व्यय है हम समझते हैं, आप लोग भली भांति से जान रहे हैं। आज जब इतना व्यय हमारे गरीब जनता के गाड़ी कमाई से खर्च होता है, सारा हमारा टीए डीए वेतन टिकट एयर टिकट सारा चीज जब होता है, तो कुछ देर के लिए हम लोग उन लोगों का काम थोड़ा करने दीजिए। माननीय सदस्य, आप बुद्धिमान हैं, आप जानकार हैं, हम समझ रहे हैं। थोड़ा जनता का पैसा का इस तरह दुरुपयोग हम लोगों को करने के लिए इजाजत नहीं दिया है। माननीय सदस्य चलिए, आसन का आग्रह को स्वीकार करिए। चलिए भानु जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में अस्वीकार किया। भानु जी ना पक्ष में ना पक्ष। अध्यक्ष महोदय, हाँ, खंड 2 में आंशिक स्वीकार किया गया है। छोटनापुर कस्तरी अधिनियम 1996 द्वारा
इसको भी जवाब में दिया गया है। खंड 1 में स्वीकार नहीं किया गया, खंड 2 में सारा वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। ये क्यों नहीं स्वीकार किया गया? ये रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, गिरिडीह में, सारे जगह ये जमीन हस्तांतरित हो रहा है। और महोदय, ये प्रश्न अस्वीकारात्मक कैसे हुआ? और प्रश्न अरे यार, आप लोग थोड़ा इसी प्रश्न, माननीय लोबिन बाबू, जो विषय माननीय लोबिन जी ने लाया है यह तो बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। हमें लगता है कि जो कहा है कि अस्वीकारात्मक है पहले खंड को, तो इनकी भावना अच्छी है। हमें लगता है कि लिखने में थोड़े हेर फेर होने के कारण ये मौका लगा है इनको अस्वीकारात्मक लिखने का, क्योंकि प्रश्न में यह लिखा गया कि धारा 49 के तहत 49 के तहत अनुसूचित जनजाति के जमीन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में हस्तांतरित किया था। उस 49 के तहत नहीं, 49 के रहते हुए उसके बावजूद हस्तांतरित किया जाता है, ये शब्द आने चाहिए थे। इसलिए मौका लगा, इसीलिए कह रहा है कि भाई सब प्रश्न अस्पष्ट है, प्रश्न स्पष्ट नहीं, ये इसके कारण था। और यह बड़ा ही गहन प्रश्न है और हमें लगता है कि सरकार को इस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। बस इतना ही आग्रह हुआ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये खंड 2 में देखा जाएगा कि छोटनागपुर तस्करी अधिनियम 1996 द्वारा धारा 49(a)(b) के में संशोधन कर मात्र औद्योगिक खनन या अन्य कोई प्रयोजन जिसे राज्य सरकार सबने विशेष आदेश के तहत लोक प्रयोजन घोषित कर वैसे प्रयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति भूमि का स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गई। संशोधन के पूर्व धारा 49 के तहत कोई चैरिटेबल और धार्मिक संस्था उसके लिए कोई प्रयोजन जैसे जिसे राज्य सरकार सामान्य विशेष आदेश के तहत लोक प्रयोजन घोषित करे का उल्लेख किया गया था, जिसका गलत व्याख्या कर आदिवासियों की भूमि का अवैध हस्तांतरण किया जाता था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मेरा महोदय, एक मिनट, स्टेफन बाबू को बोलने दीजिए। लोबिन बाबू, स्टेफन बाबू को थोड़ा। अध्यक्ष महोदय जी, ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और हर जगह जमीन का हस्तांतरण दिन ब दिन रोज होता चला जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा आसन से अध्यक्ष महोदय, ये बहुत व्यापक क्वेश्चन है, इसलिए इस पर एक कमेटी बनाया जाए, हाउस की कमेटी बने और सभी कलेक्टर से पता लगाया जाए कि किस जिले में कितने जमीन का ट्राइबल जमीन का हस्तांतरण हो रहा है। पहले भी अध्यक्ष महोदय हाउस में नामधारी जी के टाइम में एक कमेटी बनी थी हाउस में और काफी हद तक इस पर स्टडी अध्ययन किया गया था और मटेरियल कलेक्ट हुआ था कि कितने जमीन यहाँ पर हस्तांतरण हो रहा है। अभी भी हो रहा है अध्यक्ष महोदय, रुक नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं, हम आग्रह करना चाहते हैं आसन से इसकी एक कमेटी बने और पूर्ण रूपेण इसका एक समीक्षा हो जाए अध्यक्ष महोदय, तभी इसका रिजल्ट हो सकता है और यह जमीन का हस्तांतरण तभी रुक सकता है अध्यक्ष महोदय। लोबिन बाबू बोलिए। महोदय, ये राज्य जो अलग हुआ है महोदय, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, इनको बचाने के लिए राज्य अलग हुआ है और राज्य अलग होने के बाद दिन धड़ल्ले यहाँ पर जमीन हस्तांतरित हो रहा है। इसका मतलब है राज्य अलग लेने से क्या फायदा हुआ हम लोगों को। इसलिए महोदय इस पर जांच कमेटी बैठाया जाए और विशेष कर जांच कमेटी विशेष कमेटी बनाया जाए
और इसका गहन जांच हो और इस पर रोक लगाए सरकार, नहीं तो ये राज्य लेना हम लोग के लिए बेकार हो जाएगा। महोदय, सारे मूलवासी आदिवासी यहाँ से बाद में खोजने को नहीं मिलेगा। दिन दहाड़े लोग आ रहे हैं बाहर के लोग और जमीन यहाँ खरीद रहे हैं, एकड़ में, 1000 एकड़ में, 25 एकड़ में, 30 एकड़ में खरीद रहे हैं। वहां पर ये बहुत मान्य सदस्य, हमें लगता है कि समिति बनाने से सरकार को एतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि भाई समिति तो आपको सहयोग ही करेगी। हम अध्ययन करेंगे, हमारी टीम अध्ययन करेगी, विधानसभा की समिति, और फिर जो इस प्रकार के विचलन हुए हैं कानून के रहते हुए, इतने कड़े कानून, और आज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी सड़कें हैं उसके किनारे तो आदिवासियों की जमीन अब नहीं के बराबर बची है। बिल्कुल लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया अध्यक्ष महोदय, और ये एक अहम विषय है इस राज्य के लिए। सरकार को विधानसभा की समिति बनानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दें। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य जरा आसन पर जाइए। मुख्यमंत्री जी सदन नेता है, 2 मिनट के लिए जाइए, 2 मिनट के लिए जाइए। निश्चित रूप से इस राज्य के लिए भानु जी 2 मिनट के लिए जाइए। है और ये मुझे भी इसकी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, और जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान भी है अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रावधान के विरुद्ध भी कई लोगों ने जमीन हस्तांतरण किए हैं, कब्जा किए हैं, इलीगल तरीके से घर बनाए हैं, और बहुत सारे ऐसे जमीनों का अधिग्रहण हुआ है अध्यक्ष महोदय जिसका कोई दस्तावेज भी नहीं है, लेकिन लोग उसमें काबिज हैं। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ये बेहतर होगा, राज्य सरकार भी इसके पीछे काफी गंभीर है, और हम भी चाहते हैं कि इसका बहुत सही तरीके से आकलन होना चाहिए। तो मुझे लगता है विधानसभा की समिति इसकी बना देनी चाहिए। ठीक है माननीय सदस्य, सब संतुष्ट हो गए ना? बैठिए, हो गया। महोदय, हम संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि इस पर जांच कमेटी बनाए और इसका गहन से जांच हो, ताकि लोगों को न्याय मिले। श्रीमती नीरा यादव जी एवं श्री शशि भूषण मेहता एवं श्री नारायण दास जी धरना पर बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करता है प्रदीप जी को और अपर्णा सेन जी को कि आप लोग आसन की ओर से जाएं उन धरना स्थल पर, इन माननीय सदस्यों को ससम्मान हाउस तक ले आए। माननीय सदस्य लंबोदर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमने जो सवाल किया था कि गोमिया प्रखंड के संपूर्ण आच्छादन हेतु शेष बचे गांवों में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु धवैया ग्रामीण जलापूर्ति योजना और गोमिया प्रखंड के शेष गांवों में जलापूर्ति हेतु भाग 1, भाग 2, भाग 3 कुल लगभग 100 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन के तहत तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन इसकी प्रशासनिक स्वीकृति लंबित है। और सरकार का जो जवाब आया है, सरकार का जवाब है कि प्रशासनिक स्वीकृति हेतु SLSSC की अनुमोदन की प्रक्रिया कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि ये प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई कब तक पूरी हो जाएगी। और भाग 2 में हमने लगभग 8 जुलाई 2021 से गोमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना इंटेक वेल में बालू भर जाने के कारण पानी पूर्णतः उसका लोगों को मिल नहीं पा रहा है, पेयजल पूरी तरह से पेयजल आपूर्ति बाधित है और 35,000 लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। सरकार का जवाब आया है कि वर्तमान में बालू की सफाई कर दी गई है और मोटर पंप की मरम्मती कर जलापूर्ति चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे, चूंकि 8 जुलाई 2021 से जलापूर्ति योजना बंद है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो ये कब तक जलापूर्ति योजना चालू कर दी जाएगी? यही स्पष्ट रूप से सरकार से जवाब। भाग 1 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हो जाएगी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, कब तक मरम्मती होके पानी कब तक चालू हो जाएगा? ठीक। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, धवैया
बृहद जलापूर्ति योजना SLSC से पारित करा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए संचिका चली गई है। बहुत जल्द ये योजना धरातल पर उतरेगी। और गोमिया जलापूर्ति योजना, जहां गर्मी के दिनों में बालू काट कर लोग ये बना देते थे, जिससे बालू इन्फिल्ट्रेशन ये में चला गया, तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी नया बनाकर और बहुत जल्द अभी इसको तत्काल मोटर इसका मरम्मत कराया जा रहा है और बाद में निधि की उपलब्धता के आधार पर नया इंटेक वेल बनाकर और निर्बाध जलापूर्ति करने पर सरकार विचार कर सकती है। हो गया लंबोदर जी, हो गया। क्या सूचना है? माननीय मंत्री जी को एक मिनट सूचना पर जल्द ही एडिशनल इंटेक वेल WTP बन जाए। क्या सूचना है? स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो गया। धन्यवाद। झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है जिसने सरना धर्म कोड को सेंसस में डालने का एक प्रस्ताव पारित किया था। मान्यवर, आज पूरे देश से लेकर झारखंड में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जनता की मांग आ रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि झारखंड या विधानसभा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करे और केंद्र सरकार को झारखंड की भावना से अवगत कराए। मान्यवर, माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी, माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी, माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी, आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है, आप पूछेंगे, पूरा पूछेंगे। माननीय सदन नेता कुछ बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता मुख्यमंत्री और इस आसन के ऊपर टकटकी निगाह लगा के देख रही है। इसलिए देख रही है अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन आपका ये नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय को 75% आरक्षित किया, लेकिन स्थानीय कौन है ये जवाब जानना चाह रही है। ठीक है, 32 है, 36 है, 40 है। नवीन जी, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन आप दूसरा डाले हैं और प्रश्न आप दूसरा कर रहे हैं। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन पे तो बोल रहे हैं। झारखंड के नौजवानों से बड़ा प्रश्न क्या है अध्यक्ष महोदय? आज मुख्यमंत्री जी बोल दे। ठीक बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? हो सकता है कि आपके विषय को भी समझ रहे, आपके विषय को भी समेटने बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात ठीक नहीं है। नहीं हुआ, ठीक है। अपना प्रश्न का जवाब नहीं मांगेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक गिरिडीह ने जो अपनी बातें रखी है अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में भी मैं कुछ कहता हूं और माननीय हमारे हटिया विधायक जी ने भी स्थानीयता पर बात कही है। अध्यक्ष महोदय, हम कटिबद्ध हैं अध्यक्ष महोदय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार में शामिल करने का। सरकारी सुनिए भोलू जी, सुनिए ना, पहले सुनिए ना, सुनिए पहले, बाद में सुनने का क्षमता रखिए। भोलू जी पहले सुनिए ना। अरे आप सुनना चाहते हैं, आपके आग्रह पर मुख्यमंत्री जी खड़ा हुए, फिर सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए, बोलिए माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेके परवर समिति की प्रतिवेदन भी पटल पर आनी है अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो समिति बनी थी पक्ष विपक्ष दोनों के लोग उसमें शामिल थे और लोगों ने अपना सुझाव भी दिया है अध्यक्ष महोदय। इससे बिल्कुल स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। वो भी बताएंगे अध्यक्ष महोदय। एक्चुअली दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? गोलू जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद शंका हो। अध्यक्ष महोदय,
अब पहले आप अगर बोलिएगा तो बोल लीजिए। नहीं, ढोलू जी आप आसन पर जाएं, आपको कुछ रखना है सामूहिक विषय पर तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए, उसके बाद रखिए, फिर जवाब देंगे। ठीक है भाई, अभी मुख्यमंत्री आपके साथ है ना, 1 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद आपको भी देते हैं। सुदेश जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इनकी समस्या यही है अध्यक्ष महोदय कि किसी भी स्तर पर गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को उसका अधिकार ना मिल पाए। ना 20 सालों में इन्होंने ना कानून बनाए, ना नियम बनाए अध्यक्ष महोदय, और आज नतीजा है अध्यक्ष महोदय, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल रहने के बावजूद आज ये कुर्सी मिलने के बावजूद भी कुर्सी पे खड़े हैं अध्यक्ष महोदय, जमीन पे बैठ गए अध्यक्ष महोदय। और पूरे देश में अध्यक्ष महोदय आरक्षण की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय। हर जाति के लोगों को संख्या के आधार पर सरकार से आरक्षण की मांग करते आए हैं अध्यक्ष महोदय, परंतु वर्तमान समय तक जातिगत जनगणना कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा जा सका अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री जी को मेल भेजा है, एक सर्वदलीय टीम के साथ उनके पास मुलाकात का हमने समय मंगाया है अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में अध्यक्ष महोदय, ताकि यहां पर ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो इनको आरक्षण देने की बात है 27% की, वो केंद्र सरकार पारित करे। इसको लेकर अपनी बातों को रखने हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और माननीय सदन के पक्ष के हमारे सदस्य और विपक्ष के भी सदस्य हमारे साथ जा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। हम इन लोगों को न्योता देते हैं। अध्यक्ष जी माननीय, आपका क्या सूचना था? अध्यक्ष जी, अच्छा है कि इतना गोलमाल में सूचना रख सकिएगा? रखिए। गोलमाल नहीं है कुछ, ठीक है, रखिए। आज अध्यक्ष जी, ढोलू जी, ढोलू जी, वीरेंद्र ढोलू जी, उतना आवेग में काहे आ रहे हैं? काहे आवेग में आ रहे हैं? आराम से बात रखिए, समाधान होगा। ढोलू जी बोलने दीजिए। सुदेश जी खड़े हैं, सुदेश जी, माननीय सुदेश जी खड़े हैं आपके पीछे, बोलने दीजिए। सुदेश जी के बोलने के क्रम में काहे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? बोलने दीजिए उनको। बोलिए सुदेश जी, बोलिए। अच्छा हुआ अध्यक्ष जी, आज 2 दिन से जो विषय चल रहा है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश किए और लगभग हाउस के सभी लोगों का यही है कि ये नियोजन वर्ष है और नियोजन वर्ष में सरकार की नीति को माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि स्थानीयता का आधार क्या होगा, नियोजन का आधार वो स्पष्ट नहीं है। स्थानीयता जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका दल और उनका जो रहा था कि खतियानी के आधार पर 1932 से अंतिम सर्वे को आधार मानते हैं कि नहीं, केवल इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो या क्या चाहते हैं, वो स्थानीयता को किस रूप से परिभाषित करते हैं अभी तक क्लियर है नहीं। ये दूसरा, बैकवर्ड पर उन्होंने ओबीसी पर कहा है कि सर्वदलीय बैठक करने के लिए हम लोग जाएंगे दिल्ली। अच्छा, उनका पहल है, लेकिन ये पहल राज्य के अंदर पहले हो जाए कि राज्य के अंदर इसको पहले तय कर लीजिए कि ओबीसी को आप देना चाहते हैं कि नहीं। प्रथम कैबिनेट आपका वादा था कि पहला कैबिनेट में ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सोच के ही आपने कहा था। तो ये 2 वर्ष पूरा होने चले हैं, पहले राज्य में फैसला कर लीजिए। और भारत सरकार ने तो आपको तय कर दिया है कि भारत सरकार की ओर से राज्यों को ये अधिकार प्राप्त होने वाला है कि भाई आप खुद तय करें अपने वहां के ओबीसी को आप क्या देना चाहते हैं करके। तो ये एक भ्रम वाली स्थिति है। मैं आपके माध्यम से आसन से आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों विषय पर बड़ा स्पष्ट जवाब देंगे ताकि हम लोग आश्वस्त हो पाए। नीलकंठ बाबू आपको दे रहा है, बन्ना जी आपसे पहले हाथ उठाए, बन्ना जी आपसे पहले हाथ उठाए, इसके बाद आपको दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय,
कल जिस तरीके से माननीय विधायक सीपी सिंह जी ने अमर्यादित टिप्पणी की है और सामाजिक न्याय और सामंतवादी व्यवस्था इन्होंने दिखाई है, इसके लिए इनको माफी मांगने के लिए कहिए अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत कल सदन को शर्मसार करने वाली बात कही है। तो मैं माननीय सीपी सिंह जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। उनसे पहले हमारा आग्रह आप सबों से है कि जनता के गाढ़ी कमाई से चलने वाली सदन में हम सारे लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सुन लीजिए बात मेरा। लेट अस फिनिश माय सेंटेंस प्लीज लिसन मी व्हाट आई से। प्लीज लिसन मी व्हाट आई से। आप पहले तय कर लीजिए माननीय सदस्य, पहले आसन पर चलिए, सब बात होगा। आपका बात हम सुनवाएंगे, आपका बात हम रखवाएंगे। चलिए थोड़ा नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं। नीलकंठ जी का 1 मिनट, नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं, उसके बाद प्रदीप जी, फिर बंधु जी आपके ऊपर जाते हैं। नीलकंठ जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नीलकंठ जी को बोलने दीजिए। नीलकंठ जी बात रख रहा है, माननीय नीलकंठ जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य बात रख रहा है। थोड़ा सा विधानसभा का परंपरा, परिपाटी और मर्यादा, तीन को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखना मेरा आग्रह है। मैं कोई नहीं, आग्रह थोड़ा रखना चाहिए। काफी सीनियर नेता है। अच्छा नीलकंठ जी को बोलने दीजिए। तो बोलने दीजिएगा, उसके बाद बात कर लीजिएगा। आप लोग ना आपस में बटे हुआ है, हम क्या बताएं आपको। बोलने दीजिए। नीलकंठ जी का नाम आ रहा है तो कम से कम चुप होइए। अध्यक्ष जी, मान्य सदस्य फिर आप लोग वापस में क्या बात कर रहा है। आसन की ओर मुखातिब होइए, आसन की ओर मुखातिब होइए, आसन पर जाइए। अरे नीलकंठ जी को भी तो बकस दीजिए, उनको भी बकस दीजिए। आपके दल के मान्य वरिष्ठ नेता है, कुछ अच्छा बात आपके लिए, सदन के लिए, राज्य के जनता के लिए रखना चाह रहे हैं, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न करना है, बहुत मुश्किल है। बोलने दीजिए महोदय। पहले आसन को व्यवस्थित कर। हाँ कर रहे हैं सर। और इसके बाद ये भी ध्यान में रहे अध्यक्ष महोदय, ये भी ध्यान में रहे, खाली उन लोग बोलने से हाउस नहीं, आप व्यवस्थित हो गया। आप सुनेंगे इधर इसमें जब बोल रहे हैं ऐसा बोलिए नीलकंठ, ठीक है, ये कमेंटमेंट कराइए। नहीं वो आप बैठेंगे लोग। नीलकंठ बाबू बोल दिया, चलिए नीलकंठ बाबू इसको ध्यान में मुख्यमंत्री जी आसन शांत हो जाता है। बिल्कुल बोलिए नीलकंठ जी, बोलिए। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री बहुत देर के बाद सदन में अपनी बात को, भावना को यहाँ प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, अभी सोनू जी अपना एक सूचना के आधार पर उसी विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी उठ करके सदन को बतलाने का काम किया कि जातीय जनगणना, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पक्ष में हम लोग हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय एक चीज कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि हम जैसे लोबिन दावी कह रहे थे कि ये झारखंडियों के लिए बना है, और अध्यक्ष महोदय हमारी जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या धीरे धीरे करके अध्यक्ष महोदय घटते जा रही है। इसी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जातीय जनगणना हो, इसमें हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी जो हम लोग नियोजन नीति पर जो चर्चा कर रहे थे, तो नियोजन नीति पर चर्चा कर रहे थे, और जिस तरह नियोजन नीति में अध्यक्ष महोदय यहां पर सर्टिफिकेट का अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नियुक्ति होगी 3rd क्लास 4th क्लास, तो अध्यक्ष महोदय यदि जनगणना हो तो हम किसका जनगणना करेंगे, किन लोगों को करेंगे अध्यक्ष महोदय? झारखंडियों करेंगे, मूलवासियों करेंगे, यहाँ जो रहने वाले लोगों को करेंगे, किन का करेंगे अध्यक्ष महोदय? यदि हम झारखंड से बाहर भी जो आज यहाँ काम करने आ रहे वो भी हमारा भाई है, उनका भी जनगणना होनी चाहिए, इसमें आप लोग कोई विरोध नहीं है, उनका भी जनगणना होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों का जो जनगणना घट रही है, तो निश्चित रूप से
मुख्यमंत्री जी को चिंता करना चाहिए कि क्यों घट रही है और उसका जनगणना क्यों कम हो रहा है। जी, जातीय जनगणना में हम उनके साथ है, लेकिन हमारा घट रहा है, तो अध्यक्ष महोदय हम किसका जनगणना करेंगे, इसका पहले तय होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए हो गया नियोजन नीति में हम लोगों ने इसलिए कह रहे अध्यक्ष महोदय, अच्छा बंधु जी को बोलने दीजिए, इसलिए बंधु जी को अध्यक्ष महोदय नियोजन नीति में हम इसलिए कह रहे हैं कि स्थानीय कौन है, खाली ये बतलाए। आ गया आ गया। ठीक 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 ठीक, बंधु जी बोलिए, बंधु जी। अध्यक्ष महोदय, अच्छा थोड़ा उनको भी बोलने दीजिए। सदन में आप लोग काहे जो असंवेदनशील हो रहा है, जरा सा उनको भी सुनिए। इसमें राज्य के छात्र नौजवान से लेकर के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जैसी मामला है, और अगर इस बात को जब सदन का नेता ने संज्ञान में लेते हुए अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ, हमारे तमाम माननीय साथियों से मैं आग्रह करूंगा, इसलिए कि स्थानीयता का लड़ाई लड़ने में इस प्रदेश में 6 लोगों का शहीद हुआ, इस बात को ध्यान देना चाहिए। और इस लड़ाई में मेरी क्या भूमिका रही है और भी साथियों की क्या भूमिका रही है, ये किसी से भूला नहीं जाना चाहिए। मैं कहना सिर्फ यही चाहूंगा, अगर सच्चाई में अगर आप नियोजन नीति चाहते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, तो हमारे सदन नेता जब खड़ा हुए तो उसको बोलने तो दीजिए। अगर कुछ बात आप चुपचाप क्यों, तो बोलने दीजिए उसको। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं के बातों कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए, आप सुनो तो भाई सुनो तो। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष महोदय निजी कंपनियों में 40,000 तनख्वाह के पद पर 75% लोगों को नियुक्ति आरक्षण देने का ये ऐतिहासिक कानून बनाया है। लेकिन मैं इन्हीं लोगों को कहूंगा, ऐतिहासिक कानून है, लेकिन स्थानीय कौन, इसके बारे में भी आज सरकार को चिंता करनी। आप ही का बात बोल रहे हैं, आप ही का बात सुनिए, आप ही का बात कर रहे सुनिए। आखिर स्थानीय कौन? साथ में अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर इस कानून का उल्लंघन करने पर 5 लाख का दंड की भी बात कही गई है। कल आपका जो प्रारूप समिति में भेजा गया था, ये प्रारूप कमेटी भी शायद इससे थोड़ा नजर हट गया, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा इस पर बात है कि जब इस राज्य की जनता के लिए नौजवान को नियुक्ति नियोजन के बारे सोचते हैं, तो माननीय सदस्य में थोड़ा संक्षेप का आधार क्या होगा अध्यक्ष महोदय? इसके लिए आप सोशल इंजीनियरिंग को लोकेट करने के लिए आपका गाइडलाइन नहीं है, तो स्थानीयता को आपको तो परिभाषित करना ही होगा। ये करना ही होगा। आप माननीय श्री संजीव सरदार जी, इसको हो गया संजीव सरदार जी कुछ बोलिएगा। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री बोल रहा है, आप लोगों तो नकली। आप मुख्यमंत्री को बोल रहे, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा प्रदीप जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। हो रहा है, मुख्यमंत्री भी कुछ बोलेंगे नीलकंठ बाबू के बात पर, सदन नेता भी कुछ बोलना चाह रहा है, बोलने दीजिए। वो समाधान की ओर आ रहा है, समाधान की ओर आ रहा है। ओझा जी, आनंद बाबू समाधान। अध्यक्ष महोदय बोलिए। यह जब से राज्य बना है, एक अहम विषय रहा है कौन स्थानीय, किनको कितना आरक्षण मिले। और हमें लगता है कि एक बार आरक्षण के प्रयास हुए कि भाई पिछड़ों को भी 27% आरक्षण मिले। उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर नहीं था, ये 2005 में ही क्लियर हो गया। अरे भाई, और 2005 के बाद अध्यक्ष महोदय आज तक फैसला नहीं हुआ। ये सरकार मंशा बनाई है, जो इनकी बातों से झलकता है कि पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, तो यह विषय एक अहम है। दूसरा, आप लोग हम बोल रहे हैं, आप लोग चलिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग आसन पर चलिए, आसन पर चलिए, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, चलिए आसन पर। यह तो ये कदम है अध्यक्ष महोदय, ये तो पहला कदम है, और चीजें परिभाषित करने की जरूरत है, लेकिन उसके तरीके, ये शोर शराबे से नहीं होगा। इनको जब मौका मिला ये किए नहीं, अब दूसरे लोग करते तो अपना श्रेय लेने के लिए केवल हो हल्ला है। इस हो हल्ला से नहीं होगा, उसके समाधान के रास्ते निकालने होंगे। अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप लोग आसन पर जाइए, आप लोग आसन पर जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिए नीलकंठ बाबू, बैठ। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, पिछड़ों को आरक्षण को लेकर बातें सदन में आई और राज्य सरकार भी इस पक्ष में है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। लगभग पक्ष विपक्ष दोनों का, सभी लोगों का सर्वसम्मति है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को जाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से। और तो मैं तो चाहूंगा कि देश हित में, राजहित में, वर्गों के हितों में राज्य सरकारों को भी पहल करना चाहिए। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, सदन को देश के अंदर, राज्य के अंदर वर्गों के ऊपर हो रहे नए नए प्रयोग पर भी नजर रखना चाहिए। विधानसभा को विधायिका के इस मंदिर में उसकी चर्चा होनी चाहिए और सबकी भावना के साथ हम लोग भी सहमत हैं पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए। साथ साथ में अध्यक्ष महोदय यह भी होना चाहिए, जिस तरीके से विगत लगभग साल भर होने जा रहे हैं, सड़क पर किसान भटक रहा है और कृषि कानून के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अध्यक्ष महोदय और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय। आगे आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा तो 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो वक्त भी दिया गया था, आपने वो वक्त खो दिया है और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे। संजीव सरदार जी, माननीय सदस्य संजीव सरदार जी, माननीय सदस्य संजीव सरदार जी, संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूं। बताइए, पूरा पूछिए, पूरा पूछिए। क्या पूरा पूछिए। कोटका प्रखंड के बोंदुआ ग्राम है, थोड़ा जनता का काम होने दीजिए। जो बंदुआ ग्राम है, जो थोड़ा पब्लिक का काम होने दीजिए, खाना लगाया गया, जनता का काम होने दीजिए, जनता जनार्दन है, थोड़ा होना दीजिए। उस कंपनी द्वारा कि क्षेत्र जो पोल्यूशन और प्रदूषित हो रहा, उसमें कोई ऐसा बीमारी फैल रहा जिसके कारण कोई मवेशी और उस क्षेत्र के लोग भी ग्रसित हो रहे हैं और जिसके चलते कोई लोगों को जान भी गया उस क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बोलिए। महोदय, जहां तक मेसर शालिग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बंदुआ ऐसा प्रदूषण विभाग के तरफ से इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया है और जो वहाँ धूल उड़ता है उसमें भी पानी छिड़काव का भी व्यवस्था है। जहाँ तक बात आ रहा है कि उस क्षेत्र का मवेशी या वहाँ का पानी या जलवायु दूषित होता है, अगर इस प्रश्न से माननीय विधायक संतुष्ट नहीं है तो उसको हम उसको जांच करके यदि कमी है उसको कार्रवाई किया जाएगा। चलिए माननीय सदस्य, हो गया, ठीक। माननीय सदस्य समरीलाल जी के पहले आप नारायण जी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए, बोलिए। क्या आप खड़े हैं बहुत देर से, आसन पर खड़े हैं, यही आपका खूबसूरती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी आपको लिखित आवेदन दिया जी कि मैं आज से बाबा वैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर खोलने के लिए आमरण अनशन पर विधानसभा के गेट नंबर 2 पर बैठने जा रहा हूं। आपके आदेशानुसार मैंने आदर करते हुए आपकी बातों को मानने का काम किया, लेकिन विनम्र आग्रह है कि मैं आमरण अनशन पर हूं और आमरण अनशन से लोग तभी उठता है जब लिखित बातें दी जाती है या कहा जाता है कि मंदिर खोला जाए।
जो मांगे होती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप स्वयं बाबा मंदिर जाते हैं, सनातन धर्म के आप पुरोधा हैं, आपकी भावना न्याय संगत है, और वहां के लोगों को खास करके आपने पंडा धर्मठी सभा के लोगों को भी बुलाया, उनका भी फीडबैक लिया। मंदिर खोलने के लिए मैं बार बार आग्रह भी किया, लेटर भी दिया, और आपके आदेशानुसार मैं अनशन से उठ के आया हूं। तो मैं कुछ आश्वासन चाहता हूं, यदि आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर मैं अनशन पर बैठ। अच्छा, बैठ। माननीय सदस्य समरीलाल जी, ठीक है। बट आप बैठिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, बैठिए ना, आपको तो बोल रहे हैं, बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंदिर खुलने का उनका मांग है और आप ही के मुखारबिंद से सुनना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंदिर क्यों बंद हुआ, मस्जिद क्यों बंद हुआ, स्कूलें क्यों बंद हुए, उद्योग क्यों बंद हुए, हम सब अपने अपने घरों में क्यों बंद रह गए, ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। दुनिया एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है अध्यक्ष महोदय। अभी भी नए नए वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इसका देश में, राज्यों में समय समय पर आकलन करते हुए जीवन सामान्य करने की प्रक्रिया भी जारी है अध्यक्ष महोदय। इस क्रम में आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, हमने स्कूलें भी खोली, हमने कई प्रतिष्ठानों को भी छूट दी, लोग भूख से ना मरे इसके लिए भी हम लोगों ने रोजगार के रास्ते खोले अध्यक्ष महोदय। जब सब बंद था अध्यक्ष महोदय, उसमें सरकार खुद खाना बना करके इस राज्य के लोगों को खाना खिला रही थी अध्यक्ष। और आप अध्यक्ष महोदय, और इनके ये में तो सामान्य जीवन में अध्यक्ष महोदय लोग हाथ में राशन कार्ड लेके मरे हैं अध्यक्ष महोदय। ये इनके लिए करतूते हैं अध्यक्ष महोदय। आप आश्वस्त रहिए माननीय विधायक, हम लोग बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपदा की एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन चीजें खोली जा सकती हैं, नहीं खोली जा सकती हैं, कैसे खोली जा सकती हैं, कैसे जीवन सामान्य किया जा सकता है, हमें भी पंडा वर्गों की चिंता है, हमारी भी भगवान पर आस्था है, हमें भी मंदिर पर आस्था है अध्यक्ष महोदय, और इस पर बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। हमारी नजर है इस पे, आपको खामखा अपना जान देने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। बट आप हो जाएगा 2-3 दिन में अध्यक्ष महोदय। उन वर्गों को मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, गुरुद्वारा के मामले में अध्यक्ष महोदय हमारी सभी चीजों पर चिंता है अध्यक्ष महोदय। इस वजह से आग्रह आपसे है कि अब सरकार का थोड़ा समय आप इंतजार करें, निश्चित रूप से इस विषय पर भी चीजें सामने आएंगी। हो गया आपका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन के अंदर में दिया नारायण जी, और आपके अनुकूल जवाब भी मिला आपको। आप समरीलाल जी, ये हम एक क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। समरीलाल जी का नाम हम पुकार दिया है अध्यक्ष महोदय। समरीलाल जी का नाम पुकार दिया सुरेश बाबू। अध्यक्ष जी, अच्छा ओझा जी, कौन प्रश्न को लोग सवाल डाल करके प्रश्न पूछ रहे हैं और आप बीच में प्रश्न को उठा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उत्तर कौन कौन प्रश्न कर दे सकता है, आप खुद समझ रहे हैं। उसमें भी आपसे सुनिए, आपसे मिल बैठ करके जो उचित होगा हम लोग करेंगे। आप बैठिए, चलिए समरीलाल जी, आपका भी सहयोग लेंगे। 1 मिनट सुरेश जी को बोलने दीजिए। बोलिए सुरेश जी। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा सौभाग्य होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में बयान दे, लेकिन अभी 3 विषयों पर हमने आपके माध्यम से पूछा। पहला स्थानीयता, दूसरा ये जानना चाहा कि ओबीसी पर क्या बोलेंगे, तीसरा शायद वो बोलना चाह रहे थे, वो अभी
कि जातिगत जनगणना पर वो शायद अपना ऑल पार्टी चाह रहे थे, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। ये स्पष्ट होता तो बेहतर होता। किसी पर जवाब स्पष्ट नहीं आया। आप ठीक ठीक, थोड़ा वक्त दीजिए। चलिए समरीलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह का विधानसभा में 3-4 दिन से जो मामला उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि संविधान निर्माता आदरणीय अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष का जो संविधान में जो उन्होंने रचा था कि सब धर्म सम्मान, आज यहाँ एक जो नोटिफिकेशन हुआ किसी खास धर्म के लिए, तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि हम दलित समाज पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर बहुत अपमान किया जा रहा सत्ता पक्ष की ओर से। तो मैं चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का हो गया सम्मान नहीं दूर हो और नमाज नीति को जी। ठीक ठीक, भानु प्रताप शाही जी, भानु प्रताप शाही जी, भानु प्रताप शाही जी। चलिए अमित कुमार यादव जी, अमित कुमार यादव जी, अमित कुमार यादव जी। अपर्णा सेन गुप्ता जी, अपर्णा सेन गुप्ता जी। खुशबहा शशिभूषण मेहता जी। माननीय श्री लोबिन हेम्ब्रम जी, आपका दूसरा प्रश्न। लोबिन हेम्ब्रम जी, दूसरा प्रश्न आपका। तारांकित प्रश्न सर। तारांकित प्रश्न रोड का है, पीडब्ल्यूडी रोड का नहीं आया सर। सर इसका जवाब नहीं मिला हमें। जवाब भेजवा देते हैं आपको। सर जवाब नहीं मिला है। सर अभी जवाब हमें प्राप्त हुआ। ठीक, पूछिए महोदय। महोदय जवाब में सारे प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं महोदय, जो पीडब्ल्यूडी सड़क है जो प्रश्न में है, जवाब जब स्वीकारात्मक है तो ये कब तक बनने का है? ये कब तक ये सब सड़कें बन जाएंगी? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी अच्छा, आपका प्रश्न पुट कर देता हूँ, जवाब दीजिए सर। जवाब है सर, है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। छोड़िए, पुट हो गया, पुट हो गया, छोड़ दिए, पुट हो गया। चलिए अब मैं शून्यकाल की सूचनाएं लेती हूँ। शून्यकाल की सूचना लेता हूँ। शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला जी, अपना शून्यकाल की सूचना पढ़े। अच्छा, उनको पढ़ने दीजिए, उसके बाद मैं आपको देता हूँ। बरी प्रखंड के ग्राम कारी माटी में स्वर्गीय प्रकाश यादव की मृत्यु दिनांक 27/3/2020 को बिजली अस्पताल से हुई है। मृत्यु के पश्चात बिजली विभाग के द्वारा मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपया तथा नौकरी देने की लिखित दिया था, लेकिन आज तक न मुआवजा मिला न नौकरी मिला। अतः सदन के माध्यम से सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी दिलाने का मांग करता हूँ। अम्बा जी बोलिए, जल्दी बोलिए, सूचना शून्यकाल है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अल्प सूचित में जो मेरा प्रश्न आया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष महोदय, इसको कल पे रखा जाए अध्यक्ष महोदय। रखिए, बैठिए। माननीय सदस्य डॉक्टर खुशबहा शशिभूषण मेहता जी, अपना शून्यकाल की सूचना। चलिए, श्री रामचंद्र सिंह 120, श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, पथ प्रमंडल लातेहार द्वारा बरवाडी गारू
पथ महुआ डांड पथ पर कुटमू से महुआ डांड तक पथ निर्माण हेतु लगभग 2.5 वर्ष पूर्व निविदा निकाला गया था। निविदा का निस्तार के उपरांत संवेदक द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया, परंतु पथ के लगभग 35-40 किलोमीटर भाग पर निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में पूर्ण नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो गई है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रहा है। अवगत कराना चाहूंगा कि लातेहार बरवाडी गारू महुआ डांड आवागमन हेतु यह एकमात्र सड़क है जो पूर्ण रूपेण पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अतः शून्य काल के माध्यम से उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रांची जिले के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत करांजी बांध के निर्माण में विस्थापित हुए रैयतों को निर्माण के वर्षों बाद भी मुआवजा की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः जनहित में करांजी बांध के निर्माण में विस्थापित हुए रैयतों को मुआवजा की राशि उपलब्ध कराने की मांग सदन से करता हूं। डॉक्टर लंबोदर महतो जी, माननीय सब विषय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गोमिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना दिनांक 8 जुलाई 2021 से लगातार बंद है, जिसकी सूचना उपायुक्त विभागीय सचिव एवं माननीय मंत्री जी को भी दी गई है, किंतु आज तक उक्त जलापूर्ति योजना चालू नहीं हो पाई। फलतः गोमिया एवं पलिहारी पंचायत के लगभग 15,000 आबादी को 2 माह से पेयजल नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार कथारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा हजारी खुदगड्डा ग्रामीण जलापूर्ति योजना कई दिनों से बंद है, जिससे लगभग 35,000 आबादी को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अविलंब उपर्युक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मति कराकर शीघ्र पेयजल आपूर्ति करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता। सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय सब विषय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कार्यरत पुलिस कर्मियों को पूर्व से 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश, 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश का प्रावधान है तथा 13 माह का वेतन भी अनिवार्य है, जो बिहार सरकार द्वारा देय हो रहा है, परंतु झारखंड सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति अवकाश पर रोक लगा दी गई है। अतः मैं सदन के माध्यम से बिहार के तर्ज पर झारखंड पुलिस सेवा के कर्मचारियों का 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान करने का तथा वर्दी भत्ता 10,000 प्रति वर्ष कराने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। श्री भूषण तिर्की। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला अंतर्गत सदर अस्पताल में डॉक्टर की सैंक्शन पोस्ट 37 है। वर्तमान में 7 डॉक्टर कार्यरत है। गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरी प्रखंड में डॉक्टर की सैंक्शन पोस्ट 7 है, डॉक्टर वर्तमान में 3 है। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत सैंक्शन पोस्ट डॉक्टरों की 7 है, डॉक्टर वर्तमान में 3 कार्यरत है। रायडी प्रखंड अंतर्गत डॉक्टर की सैंक्शन पोस्ट 7 है, वर्तमान में 3 कार्यरत है। जारी प्रखंड परमवीर अल्बर्ट के जारी प्रखंड में डॉक्टर नील है। अल्ट्रासाउंड मशीन जिला अस्पताल में नहीं है, परेशानी बहुत है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिला मुख्यालय व प्रखंडों में डॉक्टर व अल्ट्रासाउंड मशीन अविलंब दिया जाए। साथ ही साथ डॉक्टर फिजिशियन गुमला जिला में नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं इसी संज्ञान लें। श्री कोचे मुंडा जी, सविषय। श्री नमन विश्वकल कोंगारी जी। श्री नमन विश्वकल कोंगारी जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में ऐसे सरना, मसना एवं कब्रिस्तान जो खतियान में दर्ज नहीं है, वैसे सरना, मसना एवं कब्रिस्तानों को भी अंचल द्वारा सत्यापन कर घेराबंदी और सुंदरीकरण का प्रावधान करते हुए कार्य किया जाए। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा जिला में श्री रितेश कुमार जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के पद पर 7 वर्षों से कार्यरत हैं।
बच्चों के कल्याण हेतु 2014 से 21 तक डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर एवं चाइल्ड रिपैट्रिएटिंग एक्सपेंसेस फंड में कुल 40 लाख से अधिक राशि प्राप्त हुआ। इनकी लापरवाही के कारण समय पर योजना का लाभ नहीं मिलने पर पैसे के अभाव में मोहन मुर्मू नामक बच्चे की मौत हो गई। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जब मैंने ट्वीट किया था, उसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी के लेने के बाद भी उस अनाथ बच्चे की मृत्यु हो गई। अतः बच्चों के हित में गोड्डा जिला संरक्षण पदाधिकारी पद पर कार्यरत इन पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। श्री केदार हाजरा 100 विषय, डॉक्टर नीरज यादव 100 विषय, सोनाराम सिंकू 100 विषय, विनोद कुमार सिंह 100 विषय। अध्यक्ष महोदय, विनोद कुमार सिंह और सोनाराम सिंह को बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जगन्नाथपुर निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली सरंडा वन क्षेत्र में टावर नहीं होने के कारण ग्रामीण को 30 से 40 किलोमीटर दूरी तय कर राशन उठाव के लिए जाना पड़ता है, जिसे ग्रामीण को दिन भर लग जाता है एवं काफ़ी असुविधा होती है। सरंडा वन क्षेत्र में पीडीएस राशन दुकान में ऑफलाइन राशन वितरण करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री विनोद कुमार सिंह 100 विषय। अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह जिला सहकारिता पदाधिकारी का धान अधिप्राप्ति मैडम के क्षेत्र से ज्यादा कर्ज करता है लगता है धरना में। अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह जिला सहकारिता पदाधिकारी का धान अधिप्राप्ति केंद्र खोलने को लेकर पैक्स संचालक से घूस मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मैं जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री समीर कुमार महंती 100 विषय। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चालकुलिया प्रखंड में स्थित केएनजे हाई स्कूल क्षेत्र के लिए एक धरोहर है। यह विद्यालय अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए सुप्रसिद्ध है। काफी संख्या में छात्र छात्राएं इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि विद्यालय भवन काफी पुराना हो जाने के कारण जर्जर हो चुका है और 4 दीवारी भी ध्वस्त हो गया है। अतः उक्त प्रतिष्ठित विद्यालय का भवन व 4 दीवारी निर्माण करने के मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। साथ ही सरकार से आग्रह है कि उक्त विद्यालय में स्थित चिल्ड्रन पार्क को भी दुरुस्त किया जाए। श्री नारायण दास जी, श्री बिरिंच नारायण 100 विषय, डॉक्टर इरफान अंसारी 100 विषय। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपने शून्य कर पढ़िए। झारखंड राज्य में एवं जामताड़ा में प्रतिवर्ष थंडरिंग से लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग वहां मारे जाते हैं। उक्त स्थिति में हमारी सरकार के द्वारा मृतकों के परिवार को मोटी रकम सहायता के रूप में दी जाती है। यदि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायतों में 4 से 5 की संख्या में थंडरिंग एरेस्टेड हाई एफिशिएंसी लगा दिया जाए तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा और लोगों की जान माल की रक्षा भी हो सकेगी और सरकार की राशि भी बचेगी। अतः मैं आपके माध्यम से जामताड़ा जिले में प्रत्येक पंचायतों में थंडरिंग एरेस्टेड हाई एफिशिएंसी लगाने की मांग आपके माध्यम से सदन से करता हूं महोदय। श्री भूषण बारा 100 विषय। सिमडेगा जिला ने भारतीय हॉकी पुरुष टीम को सिल्वानस डोंगडोंग, माइकल किंडो, जस्टिन लकड़ा जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी दिया है। ऐसे ओलंपियन के दम पर देश गोल्ड मेडल जीत चुका है, परंतु वर्ष 2019 से सिमडेगा स्थित पुरुष आवासीय हॉकी सेंटर में कोच नहीं रहने से उक्त हॉकी टीम बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रही है। हॉकी खेल को बढ़ावा देने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं कि वर्णित हॉकी सेंटर में एक अनुभवी कोच की नियुक्ति यथाशीघ्र कराई जाए। श्री अनंत कुमार ओझा 100 विषय। श्री अनंत कुमार ओझा 100 विषय। श्री किशुन कुमार दास 100 विषय।
श्री किशुन कुमार दास 100, श्री मथुरा प्रसाद महतो 100। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड अंतर्गत कोलार पंचायत स्थित भगुडी से बड़ा नागपुर चकामानपुर पथ अत्यधिक बारिश के कारण पानी के तेज बहाव से ध्वस्त हो गया है। अतः आपसे के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त पथ की सुदृढ़ीकरण मरम्मती कराई जाए। श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत कतरास जिंजी पहाड़ी स्थित श्री बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग रांची मंडल रांची द्वारा दिनांक 10/12/2019 को भौतिक सत्यापन कर 9वीं-10वीं शताब्दी की धरोहर होने के संबंध में जांच प्रतिवेदन F नंबर T19/66/October/19/1699-138 NAP 960 दिनांक 24/1/2020 पर्यटन विभाग झारखंड सरकार को सौंपा गया है। मैं उक्त प्राचीन मंदिर को संरक्षित कर राजकीय धरोहर घोषित करने की मांग सरकार से करती हूँ। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी के कारण पिछले 1 वर्ष से भी अधिक दिनों से राज्य के विद्या मंदिर बंद पड़े हैं। केवल शिक्षकों की हाजिरी होती है। ऑनलाइन पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए मजाक का विषय बन के रह गया है। साथ ही राज्य के आस्था मंदिर, गिरजाघर तमाम बंद पड़े हैं। मस्जिद आस्था के केंद्र के साथ साथ ये लोगों को रोजगार भी देता है। अतः मेरा आग्रह होगा सरकार से कि कोविड की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ इन विद्या मंदिरों के आस्था के केंद्रों को खोलने का निर्देश जारी करें। क्या कृपया कार्य स्थगन पढ़ा जा रहा है। माननीय सदस्य आपसे आग्रह है कि सदन को व्यवस्थित करें। कुछ बोल रहे हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री? पर विचार कर रही है। अच्छा, ठीक। क्या सूचना है आपका? पर उनको देना। माध्यम से जानकारी देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि 2.5 करोड़ से कम के टेंडर्स में SOR में जो लास्ट लिमिट है, जो लोएस्ट लिमिट है, वो निर्धारित न होने की वजह से बाहर के लोग या फिर जो संपन्न कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लोग टेंडर डालने के बाद एग्रीमेंट नहीं कर रहे, जिससे वहां के स्थानीय जो युवा हैं उनके रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। सो आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि काम की क्वालिटी के लिए और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को काम का मौका मिले, इसके लिए SOR पर जल्द निर्णय लिया जाए। अब हो गया। अब कार्य स्थगन है। अब हो गया बच्चन। इसके बाद फिर देंगे आपको, इसको पढ़ लेने दीजिए उसके बाद। अच्छा, डॉक्टर लंबोदर महतो 100 ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि देश के आखिरी बार 1931 ईस्वी में जाति आधारित जनगणना हुई। 1951 में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जनगणना हुआ। तब से लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है। जनहित एवं राज्यहित में जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने हेतु सदन के सभी कार्यों को रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की है। आप एप्रोप्रिएट समय पर एप्रोप्रिएट बात रखे लंबोदर जी, धन्यवाद आपको। श्री मनीष जायसवाल 100 ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति परिवारों को डरा धमका कर एवं कई तरह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सदन के सभी कार्यों को रोककर इस गंभीर विषय पर चर्चा कराने की मांग है। श्री अनंत कुमार ओझा 100 ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि राज्य के विभिन्न संवर्गों में अनुबंध कर्मी, मनरेगा कर्मी, पूर्व से कार्यरत 14वें वित्त आयोग में अनुबंध कनीय अभियंता, महाविद्यालय में घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मियों, विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मी की उसी संवर्ग से हटाकर पुनः नए प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार उन्हीं संवर्गों के लिए पुनः नियुक्ति कराने जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। माननीय सदस्य सदन के सभी कार्यों को रोककर ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की मांग की है। श्री जयप्रकाश भाई पटेल 100 ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से
यह बताया है कि भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की स्वीकृति दी गई है तथा सभी राज्य सरकार को अनुपालन हेतु निर्देश भी दिया जा चुका है। झारखंड में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, जिससे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं सुविधाओं से पिछड़ी जाति के लोग वंचित हो रहे हैं। राज्य हित में जनहित को देखते हुए पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सदन के सभी कार्यों को रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की है। माननीय सदस्यगण, चलते सत्र में चर्चा के क्रम में इन सभी कार्य स्थगन की सूचनाओं पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए सभी सूचनाएं को अमान्य किया जाता है। श्री बिरिंची नारायण द्वारा श्री बिरिंची काहे इतना उद्ग्रीव हो रहा है? बिरिंची नारायण जी, आप दल के मुख्य सचेतक हैं, काफी जवाबदेही आप पर है, सारे मान्यों को साथ लेकर चलना है। बिरिंची नारायण सविषय द्वारा दी गई कार्य स्थगन की सूचना झारखंड विधानसभा से संबंधित है, जो ग्राह्य नहीं है। ध्यान आकर्षण, सर्वश्री प्रदीप यादव, कुछ ध्यान आकर्षण ले लेने दीजिए, कुछ ध्यान आकर्षण ले लेने दीजिए। आनंद जी, मेरा आग्रह मानिए, 2-4 लेने दीजिए, 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 आप लोगों का भी है, 2-4 लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 2-4 लेने, अध्यक्ष महोदय लेने दीजिए मैडम, अध्यक्ष महोदय, आराम करिए, आराम करिए। अध्यक्ष महोदय, आप लोग, आप अध्यक्ष महोदय मुखातिब हो तब तो प्रश्न रखें। एकदम मुखातिब है। हाँ, एकदम मुखातिब है। अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके तरफ से मुंह भटकाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम मुखातिब है। बिल्कुल, चलिए, आपको धन्यवाद अध्यक्ष महोदय की आपने जल्दी मुखातिब करने का प्रयास किया। मैं केवल कह रहा हूं कि यह जो प्रश्न है राज्य के दबे कुचले पिछड़े दलितों के लिए यह प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 भाग में मेरे प्रश्न है, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहला भाग ये है कि भाई कुछ जातियां अब भी जो सूचीबद्ध नहीं है कि भाई पिछड़े में है कि किस सूची में है, ऐसे लोगों का सर्वे करा करके सरकार पहले सूचीबद्ध करे। माननीय सदस्य प्रदीप जी के बाद चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी का सवाल है, जरा सा उस पर भी रहम करिए, बैठिए, आसन पर जाइए, बोलिए। तो पहला भाग ये है अध्यक्ष महोदय, और दूसरा भाग जिस पर अभी चर्चा थोड़ी प्रारंभ हुई थी कुछ देर पहले कि 27% आरक्षण राज्य सरकार दे, ये हमारी मांग है अध्यक्ष महोदय। और दोनों पर केवल 2 मिनट में मैं प्रकाश डाल करके उत्तर मांगना चाहूंगा कि पहला तो एक जो इनका उत्तर है अध्यक्ष महोदय, अगर आप गौर करें, इनका कहना है कि लोग अभ्यावेदन देते हैं पिछड़े आयोग में, उसके अनुसार हम जांच करा करके और फिर उसको सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसका नोटिफिकेशन करते हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछड़ा आयोग ही बीमार है अध्यक्ष महोदय, मात्र एक सदस्य वो अध्यक्ष महीनों से बीमार चल रहे हैं, बिल्कुल उठने लायक नहीं है, आज बाहर उनको ले जाया जा रहा है। न वहाँ कर्मचारी है, जो उनके सचिव है अध्यक्ष महोदय, वो 4 जगह के चार्ज में है। मेरा एक ही आग्रह होगा कि जो जातियां छूटी हुई है उनके लिए सरकार एडवर्टीजमेंट निकाले अखबारों में, सार्वजनिक जगहों पर, ताकि लोग आवेदन दे सके और सर्वे करा करके उनको पहले सूचीबद्ध कीजिए। पहला तो ये मेरी मांग है। दूसरा कि भाई सरकार चाहेगी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से पिछड़ों को आरक्षण मिला नहीं, आपकी बहालियां हो गई, फिर आप बहाली करने जा रहे हैं, और ये राज्य सरकार कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और 2005 में इसमें रोक लगा सुप्रीम कोर्ट से, वो उस केस का भी निष्पादन हो चुका है, अब कोई रोक नहीं है। आपने देखा था कि भारत सरकार ने ही 50% की सीमा पार कर दी, 60% तक आरक्षण दे दिया। और कई जिले, दुर्भाग्य क्या है हमारे अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे जिले हैं, दुमका, लोहरदगा, चाईबासा, इन कई जिले हैं, मैं केवल 2-3 गुमला, इन जिलों का नाम गिनाता हूँ अध्यक्ष महोदय, जहाँ जिला की नौकरी में पिछड़ों को, कई जिले हैं जहाँ जिला के नौकरी में पिछड़ों को आरक्षण शून्य अध्यक्ष महोदय। इसलिए नौकरी देने के पहले, आपकी घोषणा के पहले सरकार कि भाई हमने नौकरी की निकाली, उसके पहले सरकार को चाहिए
कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दे ताकि उनको हक मिल सके, उनके बच्चे भी सरकारी सेवाओं में अपना दखल अंदाजी दे सके, यही मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का 2 पार्ट जो प्रश्न किया है, 2 भाग में आधारित है। एक तो है कि उन्होंने सरकार सर्वे कराकर उन्हें सूचीबद्ध कराई, पहला, और दूसरा है 27% आरक्षण देने के लिए। जवाब में स्पष्ट कर दिया गया और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहते हैं कि पहले से भी एक नियम बना हुआ है, जो बात अभी माननीय सदस्य जी उठा रहे थे, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। अगर कोई लगता है कि हमारा नाम उसमें छूटा जा रहा है तो एक आवेदन देकर उसको जोड़ा जा सकता है और लास्ट प्रक्रिया सरकार की ओर से होती है। मैं निश्चित तौर पर आश्वासन देना चाहते हैं जो ऐसा काम किया जाएगा ताकि जो विषय है उसका सूचीबद्ध किया जाए। और दूसरी बात, जो 27% आरक्षण की बात कई दिनों से ये चर्चा की विषय है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी और एक दिन स्टेटमेंट दिए थे कि बहुत जल्द करके हम भेजेंगे और एक मीटिंग करके, तो इसके लिए हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस तरह इस बार ओबीसी का आरक्षण देने की जो मुद्दा वर्षों से पड़ा हुआ था, इस बार निश्चित तौर पर 27% आरक्षण देने का हम लोग का जो बातचीत चल रही बहुत जल्द हो जाएगी और एक समिति का गठन भी बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, जो बात अभी हमारे माननीय सदस्य। चलिए माननीय सदस्य धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद नहीं अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि सरकार के उत्तर में कहीं न कहीं प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओबीसी के आरक्षण के पर इसलिए प्रश्न कह रहा हूँ कि आप समझने का प्रयास करें। भाई ये राज्य सरकार को अधिकार है, राज्य सरकार घोषणा करे, क्योंकि आप उसके पहले बहालियां निकाल दे। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर नौकरी सारी खत्म हो जाए और इसके बाद अगर हम प्रारंभ करेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर क्या फायदा होगा? सरकार कहे कि जब तक 27% को आरक्षण ना मिलेगा तब तक हम बहाली नहीं करेंगे, या तो पहले आरक्षण हमें दे, इसके बाद बहाली प्रारंभ करे अध्यक्ष महोदय सरकार। महोदय, सारे चीजों का हम लोग देख रहे हैं, इनकी जिस विषय पर आशंका है वो सारी चीज पर हम लोग को अवगत है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, अब देखें आप लोगों का हल्ला करने का कितना हिम्मत है, आप लोग कितना हल्ला कर सकते हैं, अब देखें। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। क्या हम मान बैठे जो माननीय कई सदस्यों के हस्ताक्षर है, एक दो लोगों के नहीं अध्यक्ष महोदय, हम मान के चले कि इस महीने के अंतिम तक ये 27% की आरक्षण की घोषणा हो जाएगी। चलिए वो आपको समय पर पता चल जाएगा, लेकिन मोटा मोटी आश्वासन आपको मिल गया, आपका बातें मान ली गई। ठीक। माननीय चंद्रेश्वर प्रसाद प्रदीप जी, हो गया। प्रदीप जी मान जाइए, प्रदीप जी मान जाइए, हो गया, बोल दिए। तो इसी उत्तर में आपका सारे प्रश्न सीमित हो गया, बोल दिए। तो वो आप भावना तो समझिए, भाव तो समझिए, नहीं होगा। मानिए प्रदीप जी, मानिए सीपी बाबू को हम बुला लिया है, सीपी बाबू को बुला लिया, जरा बोलने दीजिए। सीपी बाबू, माननीय संसदीय कार्य मंत्री उस पर प्रकाश डालेंगे। माननीय प्रदीप जी तिथि का मांग कर रहे हैं, तिथि का यथाशीघ्र हो ही सकता है, हो ही सकता है। क्या 1 महीने के अंदर यथाशीघ्र क्या होगा? ठीक है, उससे भी पहले हो सकता है। सीपी बाबू, देखिए मान्य सदस्य, काल जिस विषय को लेकर आप लोग बोल रहे हैं
इसका पटाक्षेप काल हो चुका है और उन्होंने वापस भी ले लिया है और उस विषय को हम स्पष्ट भी करवा दिया है। फिर उसको उठाना हम नहीं समझते हैं बहुत आवश्यकता है। माननीय सदस्य, ये बीते कल का घटना है, उन्होंने वापस ले लिया है और इसको स्पष्ट भी करा दिया गया है। फिर इस विषय को उठाना कोई उचित नहीं। आसन पर जाएं, आसन थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। अनूप जी, आप लोग आसन पर जाएं, कृपया आसन पर जाएं। सीपी बाबू पूछेंगे, पूछिए। ऐसा में कैसे पूछिए, इसी में चलिए रहा है। सीपी बाबू तो देखिए रहा है, उसी में पूछिए। मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, जब संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार पूरी बैठी हुई है अध्यक्ष महोदय, और सत्ताधारी दल के लोग इस तरह का कर रहे हैं तो ऐसे ही चलेगा। नहीं, आपके सामने हम तो आग्रह करिए रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष महोदय आग्रह करिए रहे हैं। खड़ा हो जाइए और मैं खड़ा होकर कैसे कराइए? क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य, क्या करना? माननीय सदस्य, आसन को तकलीफ हो रहा है, आसन को दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप लोगों से सहयोग का उम्मीद कर रहे हैं। माननीय सदस्य, पक्ष का और विपक्ष का, माननीय सदस्य पक्ष एवं विपक्ष दोनों से आग्रह करें। इरफान साहब कल हो गया। बंधु जी सबको ले जाइए, बंधु जी सबको ले जाइए, बंधु जी बंधु जी ले जाइए बंधु जी ले जाइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हो गया इरफान साहब, हो गया। देख बहुत है, जाने के लिए तैयार हैं, वो पागड़ी बांध रहे हैं और दिखा रहे हैं जब करो बहुत है। देखिए ये लोग जाने के लिए तैयार थे, अब उन्होंने सिग्नल दे रहे हैं कि हम पागड़ी बांध रहे, तुम लोग चिल्लाओ। ऐसा होता है अध्यक्ष महोदय? नहीं सीपी बाबू, ये लोग गमछा गले में ठीक लगता है आपको? गमछा गले में ठीक लग रहा था, गले में ठीक लग रहा था सीपी बाबू। चलिए आप लोग चलिए, कब्जा लगाइए, छत पर गले में ठीक लग रहा था सीपी बाबू, गले पर लगाइए, उसमें आपको पहचान नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप लोग बैठिए अपना। पगड़ी बांधना भी गुनाह हो गया। हम नहीं बोल रहे हैं उस बात को, कहाँ बोल रहे हैं? हम बोला अच्छा लग रहा है कला में पगड़ी पहनाते हैं और बार ये लोग अंगुली दिखा रहे हैं। चलिए आप लोग बैठिए। तो हम छुई मुई है क्या? चलिए दिखाइएगा तो हम चल जाएंगे। हम छुई मुई नहीं है, आगे बढ़े। छुई मुई नहीं ना है बाबा, हम छुई मुई है कहा? हम आगे बढ़ते हैं, अंगुली दिखाते हैं। कहे देख लो, हमारा जवाब ले लीजिएगा। हम बोले इसी में नहीं, आप ये जवाब लेकर सदन को फायदा, और जनता को फायदा हो जाएगा, न आसन को फायदा, आपको फायदा हो जाएगा। जवाब से किन्हीं को फायदा हमको नजर नहीं आ रहा। हंगामा में इसलिए हम इसको छोड़ ही देते हैं आप ही लोगों के जिम्मा में। ऐसे छोड़िएगा तो आप पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, चाहे आप लोग ऐसा कर रहे हैं माननीय सदस्य, क्योंकि यह सत्ता पक्ष के सदस्य गरीब विरोधी सरकार है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सरकार बेरोजगार विरोधी सरकार है, यह जुआ विरोधी सरकार है, यह महिला विरोधी सरकार है, आदिवासी पिछड़ा विरोधी सरकार है, साथ ही
साथ तालिबानी मानसिकता की सरकार है। माननीय सदस्य के सरकार से कोई जवाब नहीं लेना चाहता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री भी, माननीय प्रभारी मंत्री भी, आप लोग ऐसा न करें। माननीय सदस्य महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 ब्रैकेट में 2 के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष 2018-19 का झारखंड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।